जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर उसी नए जोश और जुनून के साथ में कक्षा 10 की मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं। और आप लोगों ने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जरूरी नहीं है कि भाई साहब ये बोर्ड के एग्जाम के में ही आए, ये तो किसी भी भर्ती परीक्षा के में आ सकता है। देखिए, हाल ही में एनटीपीसी की भी मतलब कि हो गई है घोषणा, भर्ती आने वाली है, उसमें भी ये सवाल आपको जरूर देखने के मिलेंगे। मैं यहाँ पर इसमें आपका एडवांस मैथ बीएससी के साथ कवर करते चलेंगे। आप लोग अच्छे जानते हैं कि ये 10 से बाहर कुछ आता नहीं है मैथ। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं। देखिए, आप लोगों को सवाल ऊपर दिख रहा होगा, करा कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए, पूर्ण वर्ग विधि लगाना है ना। देखिए सवाल में क्या लिखा है हमारे, लिखा है पहला, मैं पहला बता दे रहा हूँ, आप लोग इसमें से एक लगा दीजिएगा। मैं एक बता दे रहा हूँ। पहला लिखा है इसमें 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इस बराबर 0। हमें इसको पूर्ण वर्ग विधि से लगाना है। लगा दीजिए पूर्ण वर्ग विधि। देखिए, पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है कि सबसे पहले हम यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। तो यक्स स्क्वायर गुणांक बनाने के लिए यहाँ पर हमें 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 सब में भाग देंगे दोनों पक्षों में। यहाँ पर जगह 2 कामन लेंगे, मतलब सबसे 2 भाग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यक्स का स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा माइनस 7x बटा 2 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 बटा में 2 बराबर क्या मिल जाएगा 0। ठीक। अब ये यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या होता है कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइए या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाइए। तो लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको ए स्क्वायर मानता हूँ, इसको हमेशा 2ab के बराबर मानेंगे। तो 2ab के बराबर हम क्या मानेंगे यहाँ पर, 7x बटा में 2। देखिए, ए का मान 2, ए का मान x का काम करता है और b का मान b निकालना है, और 7x बटा 2 तो 7x बटा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x कट जाएगा। अब यहाँ पर b बराबर मिलेगा, देखिए 2 दूनी 4, तो 7/4 मिल जाएगा हमें। तो जितना आएगा b का मान उसी का हम एक बार स्क्वायर करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। हम लगा देंगे यहाँ पे यहाँ पर तो x का स्क्वायर माइनस 7x बटा 2। अब देखिए हमारा b का मान कितना है, प्लस 7/4। तो प्लस 7/4 का एक बार स्क्वायर कर देंगे और मैं इसी को एक बार घटा दूंगा। तो माइनस, अरे यहाँ पर लिखा है प्लस 3/2 लिखा है, तो 3/2 माइनस कर देंगे 7/4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है कि जितना b का मान आया है मैंने उसी का स्क्वायर करके एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बराबर 0 है तो 0 उसी तरह रहेगा। अब ध्यान देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस 2b के बराबर है, ये है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। इसका तो काम खत्म। यहाँ पर बचेगा प्लस 3/2, तो 3/2 माइनस है तो माइनस 7 का स्क्वायर 49, अब बटा में 2 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसका हम लसा मसा लेके हल कर देंगे। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर उसी तरह रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 और 16 का लसा ले लूंगा, तो यहाँ पर जाएगा प्लस 16, 2 8 16, तो आर्थिक फिर कितना हो जाएगा, 2 8 16 आर्थिक 24 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। माइनस 16 16 करेंगे तो बचेगा कितना, 49 आ जाएगा। अब घटा देंगे, बराबर 0 है तो सबके बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर लिखा है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर 49 में से 4, देखिए 9 में से 4 घटा देंगे, 5 बच जाएगा। यहाँ पर 4 में तो माइनस 25 हो जाएगा। तो माइनस 25 बटा में 16 हो जाएगा, और बराबर क्या मिलेगा हमें, 0। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4 का होल स्क्वायर, और बराबर 0 लिख देंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लोग सूत्र जानते हैं हम लोग, वर्गांतर का सूत्र होता है। एक कोष्टक में a प्लस बी, देखिए a का मान हो गया, अब प्लस b का मान हो गया, और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये a का मान हो गया और माइनस b का मान हो जाएगा 5/4 से 5/4 हो जाएगा बराबर 0।
अब एक बार गुणा में ये इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। लिखेंगे यदि, ध्यान समझिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ यक्स माइनस 7/4 प्लस 5/4। हाई गुणा में हो जाएगा तो भाग में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स, देखिए 5, देखिए दोनों का हर बराबर, तो घटा देंगे तो 5 में 7 घटेगा तो कितना मिलेगा, -2/4 बराबर 0। यहाँ से उधर ले जाएंगे तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, 1/2 प्लस में मिल जाएगा। तो यहाँ से यक्स का मान ये मिल गया है। अब इसको लिखेंगे उसी तरह, यक्स -7/4 -5/4। हाई गुणा में उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा खत्म। देखिए -7 -5 -12 हो जाएगा, तो यक्स -12/4 हो जाएगा बराबर 0। तो इसको कटा देंगे, 4 3 12, 3 बार में जाएगा, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा क्या मिलेगा, यक्स बराबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए बोर्ड में आ जाते हैं, सवाल कहेगा कि निम्न द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि से इसी तरह हल हो जाएगा। मान लीजिए किसी को पूर्ण वर्ग बनाने का नहीं, मतलब कि अगर डायरेक्ट सवाल में आता तो हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, इसका हम लोग गुणनखंड करते। अब गुणनखंड करते वही अपने से जोड़ना और घटाना होता तो हम लोग वही काम करते, उसी को नाम दे दिया गया पूर्ण वर्ग विधि। देखिए अगला सवाल कौन सा है, मैं इसको एक बार मिटा दे रहा हूं। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए लिखा है सवाल में कि क्या परिमाप 80 मीटर वाले 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाले एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ध्यान देखिए कितना मस्त सवाल है। लिखा है कि परिमाप 80 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, परिमाप 80 होना चाहिए। ध्यान से देखिए, परिमाप होना चाहिए कितना, 80। अब एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि मैं लंबाई वर्गाकार बात कर रहा है ना, एक परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बनाना संभव है जिनका, अच्छा वर्ग नहीं कहा है। देखिए तो परिमाप कर रहा है ना, ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ एक बात। मान लीजिए कि अगर ये कोई वर्ग रहे चाहे आयत रहे, मान लीजिए ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा, और ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, ठीक। अब ध्यान देखिए, यदि परिमाप 80 दिया है तो मतलब सबको जोड़ने पर 80 होना चाहिए, मतलब 2 कोष्टक में यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 80। इसे काट देंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा, 40। तो हमें y का मान जब निकालना रहेगा तो इतने कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स होगा। मतलब मैं यदि एक भुजा यक्स मानता हूं तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 40 माइनस यक्स। तो वही आप यहाँ पर लिखेंगे, तो माना बाग की लंबाई, बाग की लंबाई, लंबाई मानेंगे यक्स, और चौड़ाई क्या मानेंगे हम लोग, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 40 माइनस यक्स। ये बात सबको समझ में कहां से आया है, 40 माइनस यक्स। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग इसे समझिएगा थोड़ा। देखिए हमसे ये कर संभव है कि नहीं, तो संभव के लिए हम लोग को विविध कर निकालना होगा। देखिए हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल सवाल में दिया है, समझ में कितना लिखा है, शायद मेरे हिसाब से 400 दिया था, लिखा है कि 400 मीटर वाले ना, तो क्षेत्रफल लिखा है सवाल में 400, तो यहाँ पर लिख देंगे 400 बराबर लंबाई का मान कितना हमने यक्स माना है, और चौड़ाई का मान कितना है, 40 माइनस एक्स लिखा, तो 40 माइनस एक्स कर देंगे। अब ले जाकर यहाँ पर रख देंगे, खत्म कर देंगे। इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, तो ये गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 40 यक्स माइनस यक्स का स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस 40 यक्स हाई प्लस 400 हो जाएगा उसी तरह बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना, देखिए अब सवाल में हमसे ये कह रहा है कि इसका गुणनखंड करना संभव है कि नहीं, मतलब कि संभव है कि नहीं लंबाई, तो संभव जब ये आता है तो हम लोग सबसे पहले, हो सकता है कि सवाल में ऐसा भी हो कि वो संभव ना हो, तो उसके पहले हम लोग डी का मान निकालते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे हम लोग, तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो ए बराबर हमें क्या मिलेगा 1, बी बराबर क्या मिलेगा -40 और सी बराबर क्या मिलेगा हमें 400 मिलेगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पर विविध का डी बराबर, डी के मान से पता चलेगा कि इसका मान संभव है कि नहीं। पता चलेगा कि डी का मान तो काल्पनिक आ गया, तो हम लोग मजे से निकाले ना, नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविध का होता है, इतना याद रखिए। तो डी का मान क्या है -400 लिखा है तो 400, अरे 40 का स्क्वायर लिखा है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा -4 ए का मान सवाल में कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है 400 लिखा है तो 400 हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16 और डबल जीरो उतार देंगे 1600 माइनस 4 स्क्वायर 1600 बराबर 0। देखिए ध्यान से यहाँ पर बी का मान क्या आ गया 0 आ गया, अरे डी का मान क्या आ गया हमें 0। और जब डी का मान 0 होता है तो भाई साहब इसके मूल समान होते हैं, मतलब जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, मतलब कि ध्यान से समझिएगा। हल कर देंगे हम लोग अब, इसलिए इसका मान डी का मान 0 कर देंगे। तो हल कर दीजिए यहाँ पर, तो बी का इसको गुणनखंड कर दीजिए एक बार, मतलब हमें पता चल गया कि इस बाग की लंबाई संभव है ना, बाग की लंबाई संभव है, संभव है। अगर यही माइनस में आता तो असंभव हो जाता, असंभव हो जाता। अब इसको हल कर देंगे, इसलिए यक्स का स्क्वायर -40 x प्लस 400 बराबर क्या कर देंगे 0, गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा यक्स स्क्वायर -20 x प्लस 400 बराबर 0। दोनों में से यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जगह यक्स -20, यहाँ से यक्स कॉमन लेंगे 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जगह यक्स -20 20 400। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यक्स -20 एक कोष्टक में हो जाएगा और यहाँ से लिखेंगे यक्स -20 एक कोष्टक में हो जाएगा। और मैंने आपसे पहले बताया था कि अगर डी का मान 0 हो जाए, और मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी ये सवाल करवा चुका हूँ ऐसा वाला, कि डी का मान 0 होता है तो वो मूल समान होते हैं, मतलब कि यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, यक्स बराबर हमें क्या मिलेगी 20, मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 से 20 हो जाएगी। इसीलिए लंबाई कितनी मिल जाएगी 20 और चौड़ाई भी कितनी मिल जाएगी भाई साहब हमें 20 सेंटीमीटर मिल जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो सवाल में कह रहा है कि क्या इसका मतलब हम बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं। जब भी आप लोग को सवाल में कहे कि हम लोग क्या ऐसा वैल्यू बना सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले वहां से डी का मान निकालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि डी का मान ऋणात्मक आ जाए और हम सवाल निकालने में परेशान है कि नहीं आ रहा है ना। चल ठीक है, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है, उसे उतार लीजिए आप लोग, उतार लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखिए मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल समांतर श्रेणी से करा कि एक एपी में 50 पद है, मतलब पदों की संख्या 50 दिया है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है हमें, 29वां पद निकाल दीजिए। ध्यान से देखिए, सवाल में लिखा है कि किसी एक एपी में 50 पद है, कितने हैं 50 पद है, तो मतलब पदों की संख्या मतलब एन बराबर क्या लिखा है सवाल में 50 लिखा है, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब A3 बराबर क्या लिखा है 12, और अंतिम पद 106 लिखा है, तो हमसे 29वां पद पूछा है। तो अंतिम पद मतलब यल बराबर क्या लिखा है 106, और हमसे पूछा है ए 29वां पद, शायद ये पूछा है, हाँ ए 29वां पद हमें ज्ञात करना है। अब देखिए मैंने बताया है कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी में अगर कुछ भी आपको निकालना है, तो सबसे पहले हम ए का मान और डी का मान निकालते हैं। तो ए का मान और डी का मान निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A3 बराबर क्या लिखा है सवाल में 12 लिखा है, और हम जानते हैं ए एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिए यहाँ पर एन पद था तो एन माइनस 1 करते थे, हमारा तीसरा पद है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस 1 कर देंगे, तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बराबर 12। तो यहाँ पर हो जाएगा
ए प्लस 3 में से घटा 2d हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा 12। जैसे समीकरण 1 बना देंगे इससे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। और सवाल में क्या लिखा है कि लास्ट पद लिखा है 106 लिखा है, हम जानते हैं चूंकि यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल का मतलब लास्ट पद कितना लिखा है सवाल में 106, बराबर ए का मान सवाल में कितना है नहीं पता है, प्लस एन माइनस 1। ध्यान से देखिए सवाल में लिखा है 50 पद है, तो 50 माइनस 1 और डी का मान है तो उसी तरह रहने देंगे। तो हल कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएंगे। ये से एक समीकरण बनेगा, इसको इससे समीकरण बनेगा। तो 106 बराबर ए प्लस 50 में से घटा देंगे क्या मिलेगा 49 डी हो जाएगा। अब बताइए समीकरण 1 देखिए और देखिए मैं 106 को मैं थोड़ा 12 उधर लिख दे रहा हूँ, बराबर 106 हो जाएगा। अब समीकरण 2 बना दीजिए इसे। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान देखिए, मैं घटा दूं तो हमारा काम हो जा रहा है क्या। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2 से। अब समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए तो समीकरण 1 ये रहा ए प्लस 2d बराबर 12, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 49d बराबर हो जाएगा 100। घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कट, यहाँ पर हो जाएगा तो 2 में से 49 में घटा देंगे तो माइनस 47d आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और 10 में से जाए यहाँ पर क्या मिलेगा 94। तो कट जा रहा है क्या 2 बार में, हाँ ये 2 बार में कट जाएगा, ये भी माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो 47 दूना 94, डी का मान कितना मिल गया हमें 2। अब डी का मान हमें 2 मिल गया, तो डी का मान समीकरण 1 में ले जाके चाहे 2 में ले जाके किसी में रख देंगे तो हमें ए का मान भी मिल जाएगा। तो समीकरण किससे 1 में रखने पर ना 1 से, समीकरण 1 हमारा ये रहा एक ए प्लस 2 और डी का मान कितना है सवाल में 2 बराबर है, तो बराबर 12 है तो 12, तो ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा 12। तो ए बराबर ध्यान देखिए प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, और 12 में से 4 घटा देंगे यहाँ पर क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा। मतलब हमें ए का मान और डी का मान पता हो गया। और हमें मैं शुरू से ही बताते चला आ रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी का कोई पद निकालना है तो आपको ए का और डी का मान पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी का हर एक पुर्जा निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा है भाई साहब 29वां पद पूछा है, तो निकालेंगे ए 29 बराबर सूत्र क्या होता है, ये देखिए ध्यान से, ए एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एनवा पद होता है। हमसे तो 29वां पद पूछा है तो ए 29 हो जाएगा। तो ए का मान सवाल में कितना हो जाएगा ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए का मान सवाल में कितना हमारे पास है 8 है, प्लस 29 में से घटा देंगे यहाँ पर क्या मिलेगा 28, और डी का मान सवाल में निकाला कितना 2 है, तो यहाँ पर जाएगा 8 प्लस 28 दूना 56 हो जाएगा। जोड़ देंगे 8 6 14 को 4 हासिल 1 5 1 6, तो 29वां पद कितना मिलेगा भाई साहब हमें 64। काफी अच्छा सवाल है, रिपीटेटिव सवाल है, बहुत बार पेपर में आया है, किसी भी पर सबके पेपर में बहुत बार आया है, अच्छा सवाल है। एक बार उतार लीजिए इसे आप लोग, उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छे सवाल मैं करवा रहा हूँ भाई साहब। खोज खोज कर लाने में सवाल बहुत मेहनत लगते हैं, देखना पड़ता है कि कौन, मैं इसमें के कुछ सवाल तो ऐसे मैं आपको लाऊंगा कि जो बोर्ड के तो ठीक ही है, वहां पर सीधे वो पेपर में भी छप जाएंगे तैयारी वाले के लिए भी। आप कहेंगे कि यहाँ पर बोर्ड की तैयारी तो हो नहीं रही है, रेलवे की तैयारी कहाँ से करेंगे भाई साहब, कोई अंतर नहीं है। जो आप मैथ पढ़ेंगे रेलवे वाले भी वही मैथ पढ़ते हैं और एनटीपीसी वाले भी वही मैथ पढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए आप लोगों को एक चित्र दिया होगा, करा कि यदि एक बिंदु P से Q केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो, तो POA बड़ा कोण POA का मान हमसे पूछा है, निकाल दीजिए सवाल। आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीडियो पहले पॉज करिए भाई साहब, फिर सवाल लगाइए आप लोग। देखिए काफी अच्छा सवाल है, बहुत मस्त सवाल है, और कितना आसान सवाल है कि मैं क्या बताऊं।
ऑप्शन दिया होगा आप लोग को इसमें। ये वृत्त है, इसका मान लीजिए केंद्र है, इस केंद्र से यहाँ पर कुछ दूरी पर मान लीजिए बिंदु P है और इसकी स्पर्श रेखा यहाँ से खींची गई है। एक ठीक बिंदु है, एक ठीक ये रेखा स्पर्श रेखा इस पर खींची गई है। इसी तरह कुछ चित्र बनाया है और सवाल में क्या लिखा है यहाँ पर, इसका पूरा नाम 80 दे दिया है। ये पूरा कितना अंश है, 80 अंश का है। इसको इस तरह मिला दिया गया इस तरह, और यहाँ से भी इसको इस तरह मिला दिया गया है। और देखिए ध्यान से, एक नियम आप लोगों ने पढ़ा ऊपर में कि अगर कोई भी स्पर्श रेखा अगर कोई भी स्पर्श रेखा रहेगी, अगर हम त्रिज्या से उस पर लाइन खींचेंगे तो उस पर हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। मतलब ये 90 अंश हो जाएगा, ये भी 90 अंश हो जाएगा। हमसे पूछा कोण क्या है, एंगल POA, एंगल POA हमसे मान पूछा ऐसे ही का। अब ध्यान देखिए POA कहाँ पर है, AOB लिखा है, ये A है, O और B है। अब ध्यान से देखिए POA कहाँ पर है, POA मतलब हमसे ये वाला एंगल हमसे पूछा है। अब ध्यान समझिए, ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, ये ध्यान से देखेंगे तो एक चतुर्भुज बन रहा है। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी भुजाओं का योग मतलब अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360। मतलब कि ये 90 और 90, तो ये 90 और 90 तो 180 खत्म हो जाएंगे। मतलब इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ ये पूरा एंगल कितना हमारा हो जाएगा, कितना है, मान लीजिए y है, कितना अंश है, y अंश है। मैं इस पूरे एंगल की मान मार रहा हूँ। देखिए इसको इसको जोड़ने पर 180 खत्म हो जाएगा, तो मतलब इसको जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए एंगल y प्लस एंगल 80 बराबर कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। अब यहाँ पर जाएगा एंगल y बराबर कितना हो जाएगा, 180, उधर जाएगा तो -80 हो जाएगा। तो एंगल y का मान कितना मिल जाएगा हमें, 80 में से 180 में से 80 घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 100। अब ध्यान देखिए, हमें y का मान नहीं निकालना है, हमसे तो पूछा है POA, मतलब इसका मान पूछा है। भाई साहब ध्यान से देखेंगे, इसको ये बात दिया दी, मतलब ये 40 है तो ऊपर 40 से, मतलब ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। इसलिए एंगल POA, एंगल POA बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 100 का आधा कर, देखिए हमारा ये पूरा 100 आया है, 100 का आधा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 50। तो 50 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 50 दिया भी है कि नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा हो आप लोग को। देखिए अगला सवाल है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मस्त सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है कि आ जाए, आ जाए, टपक सकते हैं पेपर में। देखिए भाई साहब, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर तो भाई साहब जरूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। देखिए लिखा है, एक सवाल दिया है आप लोग को, चित्र में दिख रहा होगा, कर आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा एंगल AOC बराबर 40 अंश लिखा। देखिए ये सवाल त्रिज्या खंड से चित्र से आया है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाले में से है। देखिए मैं चित्र कुछ बना दे रहा हूँ, इस तरह चित्र है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर ये मेरा छोटा वृत्त है और इसी पर ये क्या है, बड़ा वृत्त, भाई साहब इसमें बना दिया गया है। और कह रहा है कि ये जो एंगल ये वाला 40 अंश पर कोण पर है, कितने अंश पर है, 40, मतलब ये कितना अंश है, 40 अंश है। छायांकित भाग के देखो उसमें रंगा नहीं गया है, छायांकित भाग मतलब इसी का मान हमसे पूछ रहा है, इस छोटे वाले भाग का हमसे मान पूछ रहा है। अब देखिए इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर लिखी है, मतलब ये कितना है, छोटा वाला 7 सेंटीमीटर है और ये बड़ा वाला मान के चलिए कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देखिए, इसका नाम थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ, AOB। अब AOB एक प्रकार क्या है, त्रिज्या खंड है। अब ध्यान समझिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, तो मैं बाद में लिख दूंगा। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्यों ना इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम छोटा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा क्या।
इस बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम छोटा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। यहाँ पर निकालेंगे डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए ध्यान से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। सूत्र क्या होता है, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए बड़े त्रिज्या रहे खंड रहे चाहे छोटे त्रिज्या खंड रहे, क्षेत्रफल का तो सूत्र वही लगेगा। सूत्र होता है थीटा बटे 360 में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान समझिए, अब लगा दिए यहाँ पर। तो थीटा का मान कितना है, 40 अंश हो जाएगा। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब बड़े वाली त्रिज्या कितनी है सवाल में दिया है, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब छोटे वाली त्रिज्या कितना लिखा है, 7 लिखा है। तो हम भी क्या कर देंगे, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब लगा, देखिए ध्यान से, 40 बटे पाई 4, देखिए इसे काट दे रहे हैं, 40 से 9 360 होता है, ये भी 1/9 कट जाएगा बार में, 9 1/9, 1 पाई बटा 9 दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं। तो पाई बटे 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 14 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। अब घटा, देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, और बटा में 9 लिखा तो बटा में 9 हो जाएगा। अब बताइए 14 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, तो इसको या तो आप 196 में से 49 घटा दीजिए, डायरेक्ट लगा दीजिए, या फिर वो सूत्र लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक बार मैं इसको जोड़ के एक बार घटा दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 14 7 21, और 14 में से 7 घटा देंगे क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। तो ये 7 7 कट जाएगा भाई साहब। देखिए 3 7 3 तरीके 9 और 3 7 21 होता है, तो गुणा कर देंगे। तो 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, और 7 दूनी 14 1 15, 15 बट 153 बटा में 3। देखिए अगर ये सेंटीमीटर में दिए थे शायद, हाँ देखिए ये सब सेंटीमीटर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, सब ये देखिए ये सेंटीमीटर लिखा है, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी अच्छा सवाल है, आप लोग के पेपर में आ सकता है, बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। उतार लीजिए आप लोग इस सवाल को। मैं मिटा दे रहा हूँ सवाल को। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए प्रायिकता सवाल से लिखा है, कर के संयोग, मतलब लिखा है चांस में ना, जिस चांस मारते हैं हम लोग। एक खेल के मैदान में एक तीर को घुमाया जाता है, जो कि विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। आकृति बना दिया गया है, देख लीजिए। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो, मतलब सभी की संभावना समान है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। इसमें 5-6 पॉइंट पूछा हमसे सवाल में, 4 पॉइंट पूछा हमसे सवाल में, निकाल दीजिए। करा कि 8 को करेगा, एक विषम संख्या करेगा, 2 से बड़ी संख्या करेगा। देखिए ध्यान से, पहले सवाल में क्या कर रहा है इसमें, मैं चित्र बना दे रहा हूं थोड़ा सा। इसी तरह कुछ चित्र है, इस पर 8 है, 1 2 3 4, यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर लिखेंगे। ये आप लोग गेम खेले होंगे छोटे पर। करा कि 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए, 8 को 8 इंगित करने की प्रायिकता, आप ध्यान देखिए, प्रायिकता बराबर, मैं शुरू से आपको बताते चले आ रहा हूं कि क्या होता है सूत्र, अनुकूल घटना बटा में टोटल घटना। अनुकूल घटना मतलब जितना घट सकता है। बताइए 8 कितनी बार है, एक ही बार है, एक बार मैं तीर मारूंगा तो एक ही बार तो लगेगा, तो
एक बार लगेगा, कितने में से लगेगा भाई साहब, किसी को भी लग सकता है, तो 8 में से किसी को लगेगा, तो 1/8 इज द राइट आंसर। अच्छा, और पूछा क्या है कि एक विषम संख्या को करेगा। देखिए ध्यान से, दूसरे सवाल में हमसे क्या पूछा है, विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या अंकित करने की प्रायिकता। ध्यान समझिए, विषम संख्या इसमें कितने हैं, एक है, 3 है, 5 है, 7 है, कितने विषम संख्या इसमें है, 4 है। तो अनुकूल घटना मतलब 4 में से किसी को लगेगी। अब बटा में कितने, पूरे 8 है टोटल, तो 4 बटा भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/2। प्रायिकता का सूत्र ही होता है अनुकूल घटना बटा में टोटल घटना। देखिए इसमें तीसरा सवाल हमसे और क्या पूछा है, करो कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। अब ध्यान से देखिए, मैं इसी सवाल में लगा दे रहा हूँ, 4 सवाल है ना, और आज जाएंगे। तीसरा सवाल हमसे क्या पूछा है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। अब ध्यान से देखिए, 2 से बड़ी संख्या सवाल में कह रहा है ना, तो 2 से बड़ी संख्या सवाल में कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या इसमें कितनी है, देखिए ध्यान से, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। 2 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 2 से बड़ी संख्या 6 है, तो 6 में से किसी को मिलेगा, तो अनुकूल घटना 6, अब बटा में कुल कितने टोटल है, तो 6/8 काट देंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3/4 इज द राइट आंसर। और सवाल कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब ध्यान देखिए, 9 से छोटी संख्या है ना, चौथे सवाल में देखिए ध्यान से, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता। ध्यान से समझिए, एक बात बताइए, इसमें 9 से कितने छोटे हैं सभी, इसमें कितने संख्या है जो 9 से छोटे हैं। आप कहेंगे 8 तो हैं, 8 तो 9 से छोटे हैं, तो अनुकूल घटना हमारे पास 8 बनेगी। हो सकता है इसको लगे, इसको 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 या फिर इसको, मतलब किसी को भी लग सकता है। तो अनुकूल घटना हमारी बनेगी 8, और कितने में से घटेगी, 8 में से घटेगी, तो 8/8 काट देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1। अब ऐसे भी एक बात बताइए, आपको कहा गया आंख बंद करके इसमें किसी को मार दीजिए, तो आप पक्का कि अगर ये भी कहेगा सवाल में, कोई कह दे कि 9 से छोटी संख्या को मारिए, तो पक्का कि आप उसकी प्रायिकता संभावना कन्फर्म है कि आप किसी न किसी एक संख्या को मार ही देंगे जो 9 से छोटी है, क्योंकि इसमें सभी तो 9 से छोटी है, 9 से किस भी संख्या बड़ी है ये इसमें नहीं, तो संभावना की तो कोई बात ही नहीं बनती इसमें। एक बार उतार लीजिए इस सवाल को, काफी अच्छा सवाल है। देखिए अगला सवाल है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करक लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 मतलब जो आपको आकृति दिख रही है दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, मैं ये सवाल आप लोग को होमवर्क में भी दिया था, होमवर्क वाले सवाल कोई लगाकर भेजा नहीं है, मतलब ये सवाल किसी को नहीं आ रहा था, मतलब या फिर आप वीडियो भी नहीं देखते हैं, करने का मतलब यही तो है। देखिए अगला सवाल इसमें लिखा है क्या, आकृति कुछ इस तरह बनाया गया है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आकृति। मान लीजिए बेलन बनाया गया है, ये बेलन है, ये बेलन हो गई, ठीक। करा कि इसके उसके दोनों सिरों से खोद कर एक ठीक क्या बना देगा, अर्धगोला बना गया है ना, खोद कर एक अर्धगोला बना दिया। ध्यान देखिए, मैं यहाँ से मान लीजिए कि मैं यहाँ पर काट के इस तरह इसको छेद दिया, मतलब काट दिया, इसको इस तरह भी क्या कर दिया, काट दिया। अब देखिए क्षेत्रफल में होता क्या है, क्षेत्रफल में मान लीजिए कि हम लोग कपड़ा पहनाना होता है, कैनवास पहनाना होता है, तो अगर ये बेलन काटा नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कपड़ा पहना देते, यहाँ पर कपड़ा पहना देते तो हमारा काम हो जाता। लेकिन भाई साहब ये नीचे में खाली हो जाएगा, नीचे में खाली है, ऊपर में भी खाली हो जाएगा, तो इसको भी तो ढकना जरूरी है। मतलब कि पहले तो बेलन का क्षेत्रफल जितना लग रहा था उतना लगेगा ही, साथ में भाई साहब ये अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल लगेगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर सवाल में जो जो लिखा है इसकी हम लंबाई लिख दे रहे हैं। सवाल में लिखा है इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या लिखा है 3.5 सेंटीमीटर लिखा है। मतलब अगर ये 3.5 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देखिए, मैं निकालूंगा यहाँ पर। अब देखिए, अगर किसी वस्तु को काट के या फिर उसमें गड्ढा किया जाता है
तो उसका जो वस्तु का जो आकार है वो क्षेत्रफल बढ़ता है ना कि घटता है। आयतन रहता तो घटता। निकालेंगे यहाँ पर ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल। ध्यान देखिए ठोस में क्या है, बेलन दिख रहा है और दो ठे अर्धगोला दिख रहा है। तो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस इसमें अर्धगोले और अर्धगोले, दो ठे अर्धगोले हैं तो लगा दीजिए यहाँ पर दो अर्ध गोलों का क्षेत्रफल। अब बताइए बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई इसकी त्रिज्या भी आर हो जाएगी, आर एच प्लस देखिए दो ठे अर्धगोला है तो आधा आधा गोला एक पूरा गोला हो जाएगा और एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए दोनों की त्रिज्या बराबर हो जाएगी। ध्यान देखेंगे हमें यहाँ पर 2 पाई देखो दो के पारा में आता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर 2 पाई आर हमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या एच प्लस देखिए यहाँ से दो हो जाएगा, बच जाएगा। दो ठे आर था, एक ठे आर भगा दिए तो एक ठे आर बच जाएगा हमारा, इसी में ले जाकर रख दीजिए। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या का मान कितना है 3.5 लिखा है तो 3.5। एच का मान सवाल में कितना है देखिए भाई साहब 10 है तो 10 लिख देंगे। अब प्लस 2 आर का मान सवाल में कितना है 3.5 लिखा है सवाल में 3.5 हो जाएगा। हल कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 7 से 5 है 35, मतलब 0.5 बार में कट जाएगा। देखिए आधा का 2 गुना हो जाएगा एक का 22 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा पूरा 22। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 35 दूना 70 मतलब 7 हो जाएगा, 10 7 17, तो 17 को गुणा कर देंगे इसमें तो 17 दूना 34 को 4 हासिल 3, हासिल 17 दूना 34 4 हासिल 3, 17 दूना 34 35 36 37 तो 374, ये सब सेंटीमीटर है तो यहाँ पर क्या मिलेगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मेरा चैलेंज है, मतलब कि अब आपके मित्र ये सवाल जो है आपके जो मित्रगण होंगे जो पढ़ते होंगे तैयारी भी करते होंगे या फिर मतलब किसी भी कोचिंग में पढ़ते होंगे उनको ये सवाल भेजिएगा अगर पढ़ेंगे, खासकर तैयारी के लिए। अगर मतलब कि अगर ये लगा देंगे तो सवाल तो समझ लीजिए कि मतलब वो अपनी थोड़ी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। काफी अच्छा सवाल है। मैं जब पहली बार सवाल पढ़ा था तो मुझे लगता था कि नहीं क्षेत्रफल मतलब काट कर हटा देंगे तो भाई साहब क्षेत्रफल उसमें कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्षेत्रफल अगर किसी वस्तु में से काट के हटाएंगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, सतह बढ़ जाते हैं, कहने का मतलब ये होता है। देखिए उसको उतार लीजिए, काफी अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखिए, भाई साहब वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए एक सवाल होमवर्क दे देंगे आप लोग को, एक सवाल होमवर्क दे दिया जाए। होमवर्क देने का क्या मतलब है जब आप लोग सवाल ही नहीं लगा कर आते हैं। देखिए एक सवाल लास्ट सवाल बचा है, मतलब वो है समांतर माध्य का, बता देंगे तो वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, उसको मैं कल बता दूंगा। मैं आप लोग को सवाल देख ले रहा हूँ कौन सा सवाल देने लायक है। देखिए आप लोग को यहाँ पर एक सवाल दिख रहा होगा, लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करना है। इसे मैं बता दे रहा हूँ, छोटा सवाल है। देखिए लिखा है इसमें दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या क्या मानेंगे यक्स मानेंगे और दूसरी संख्या क्या मान लीजिए वाई मान लीजिए, दूसरी संख्या क्या मान लीजिए वाई मान लीजिए। अब सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है भाई साहब, सवाल में लिख दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 लिखा है, मतलब अंतर माने घटाता है। मान ले ये बड़ी वाली संख्या में मान ले रहा हूँ, ये बड़ी वाली संख्या है और ये कौन सी है छोटी वाली है, ठीक। तो अंतर मतलब y में से x घटाने पर मतलब कि y में से x घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है 26 आ जा रहा है, ठीक। समीकरण 1 बना देंगे। और सवाल में क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अब ध्यान देखो तीसरा तथा में जो एक संख्या है वह दूसरी की 3 गुनी है, यही सवाल में साथ कर रहा है ना।
करा कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो जो मतलब जो बड़ी संख्या y है वो छोटी संख्या कितनी है, 3 गुनी है बस। अब y का मान ले जाके यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए तो हो जाएगा 3x माइनस x बराबर हो जाएगा 26। 3x में से x घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 3x में यहाँ पर मिलेगा 2x बराबर क्या मिलेगा 26। 2 से काट देंगे, यहाँ पर मिलेगा x बराबर क्या मिलेगा 13 दूना 26, मतलब x का मान कितना मिल गया हमें 13। हमसे पूछा क्या था, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब हमें संख्या ज्ञात करना है, इसलिए पहले x का मान 13 है तो y का मान ले जाकर इसमें ले जाकर रख दीजिए, यहाँ पर ले देंगे x समीकरण 1 से ले जाकर रख देंगे x का मान 13, तो y माइनस 13 बराबर हो जाएगा 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा 26, इधर जाएगा तो माइनस प्लस 13 हो जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा 26 13 39 हो जाएगा, जोड़ देंगे 39। मतलब हमसे पहली संख्या कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, इसलिए पहली संख्या हो जाएगी हमारी 13 और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी क्या हो जाएगी हमारी 39। ठीक है, काफी अच्छे सवाल है। ये सवाल देखिए बोर्ड के पेपर में 1-2 नंबर के सवाल, 2 नंबर के या 3 नंबर के सवाल में टपक जाएंगे, काफी अच्छे सवाल है। चल ठीक है, मैं आप लोग को एक सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं वो सवाल आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वो सवाल लगाकर कमेंट में जरूर बताइएगा, देखते हैं कौन सवाल अगर भेजते हैं। ठीक, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।